नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यू है वो सिमिटीडीन के बारे में है कि सिमिटीडीन इज़ हेपेटिक एंजाइम इनहिबिटर। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं सिमिटीडीन। सिमिटीडीन में देखें कि सिमिटीडीन एसिड सप्रेशन थेरेपी में H2 ब्लॉकर में आता है सिमिटीडीन। ठीक है ना। होता क्या है, अदर H2 ब्लॉकर्स आ रही है, देखें करीब से देखें, सिमिटीडीन, रानीटीडीन, फेमोटिडीन एंड निज़ाटिडीन। ठीक है, ये सारे हैं सिमिटीडीन, रानीटीडीन, फेमोटिडीन एंड निज़ाटिडीन। अच्छा, ये हैं H2 ब्लॉकर्स। ठीक है, ये डाइन जो आ रहा है ना इसके पीछे, इसका मतलब ये है कि ये बिफोर डाइन हमने ये लेने हैं। और थिंक ए टेबल फॉर टू टू रिमेंबर H2। ठीक है, टेबल फॉर टू टू रिमेंबर H2 ब्लॉकर्स। इसका निमोनिक कुछ इस तरह से मैंने बनाया है, ये देखें, टेबल फॉर टू H2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर। ठीक है, मी एंड यू। ठीक है, यानी मैं और तुम, हम डेट पे गए हैं, मी एंड यू। ठीक है, डेट पे गए हैं और उसके बाद क्या किया हमने, डाइन किया है, डाइन, रानीटिडाइन, फेमोटिडाइन, निज़ाटिडाइन, दिस डाइन के बाद हमने पेग मारा है, पेग मारा है। पेग क्या है, P फॉर पेप्टिक अल्सर, इसकी क्लिनिकल यूज़ है पेग, E फॉर एसोफेजियल रिफ्लेक्स एंड G फॉर गैस्ट्राइटिस। ठीक है, तो ये क्लिनिकल यूज़ होगा। देन किल पिग। ठीक है, किल जो है ना, किल के एंड में जो हम दोनों जाते हैं, फिर उसके बाद हम दोनों जाते हैं एक पिग मारने ना, तो किल एल से क्या होता है, डिक्रीज लिबिडो इन मेल्स। ठीक है, लिबिडो कम हो जाती है। P फॉर प्रोलैक्टिन रिलीज। ठीक है, और I फॉर इम्पोटेंस और G फॉर गायनिकोमास्टिया। ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आता है। ठीक है ना, क्योंकि ये एंटी एंड्रोजेनिक इफ़ेक्ट्स रखता है सिमिटीडीन, याद रखें, सिमिटीडीन एंटी एंड्रोजेनिक इफ़ेक्ट्स रखता है। और इसके जो है ना निमोनिक्स जो साइड इफ़ेक्ट्स में PIG, पिग किल पिग। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, एंड देन हम किल करते हैं पिग को, उसके बाद क्रॉस करते हैं सारे बैरियर्स, यानी कि हम दे दनादन। ठीक है, तो क्रॉस बैरियर्स का क्या मतलब है, क्रॉस बैरियर्स का मतलब है कि सिमिटीडीन कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड प्लेसेंटा ऑल्सो। ठीक है, प्लेसेंटा। अब देखें, जो चीज़ ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करती है ना, वो नोज़िया, हेडेक, वोमिटिंग करा सकती है, तो कन्फ्यूजन भी करा सकती है, डिजीनेस भी करा सकती है, हेड एंड नेक भी करा सकती है। तो जब ये भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल हैं। ठीक है, सिमिटीडीन के। और इसके अलावा देखें, बोथ सिमिटीडीन एंड रानिटिडीन डिक्रीज रेनल एक्सक्रीशन ऑफ क्रिएटिनिन। ठीक है, अदर H2 ब्लॉकर्स आर रिलेटिवली फ्री ऑफ दिस इफेक्ट्स। ये MCQ आ सकता है। ठीक है, सिमिटीडीन और रानिटिडीन देखें, सीमाटिडीन और रानीटिडीन। ठीक है, सीमा और रानी, ठीक है, वो कम करते हैं एक्सक्रीशन ऑफ क्रिएटिनिन। ठीक है, तो ये हो गया, और सीमा और रानी यहाँ स्पेशल। ठीक है, उसके बाद H2 ब्लॉकर्स अदर जो H2 ब्लॉकर्स हैं वो फ्री हैं इन इफेक्ट से। ठीक है, यहाँ देखिए, बस आपने ये याद रखना है कि सीमा जो है ना, सीमा सिमिटीडीन और रानीटिडीन, रानी, ये दोनों इसमें थोड़े से डिफरेंट हैं अदर H2 ब्लॉकर्स से, ये याद रखना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा MCQ। अच्छा, यहाँ देखिए, जो इंपॉर्टेंट हमारा MCQ था वो मैं आपको बताना भूल गया। MCQ देखिए, सिमिटीडीन इज़ पोटेंट इनहिबिटर ऑफ साइटोक्रोम P450। ठीक है ना, ये देखिए, यही हमारा MCQ था। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे हेपेटिक एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है ना, तो ये इनहिबिटर है साइटोक्रोम P50 का। ठीक है, तो साइटोक्रोम P50 जो है ना, वो P450 जो है ना, वो हेपेटिक एंजाइम है। ठीक है, ये पोटेंट इनहिबिटर है जो इम्पोर्टेंस कॉज करता है। देखें, पोटेंट इनहिबिटर है जो इम्पोर्टेंस कॉज करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है देखें कि यहाँ पे गायनिकोमास्टिया में सिमिटीडीन का एक अहम रोल है। देखिए, गायनिकोमास्टिया सम हार्मोन्स क्रिएट फनी नॉकर्स। ठीक है, सम स्पाइरोनोलेक्टोन हार्मोन्स जो डिफरेंट किस्म के, उसके बाद क्रिएट में सिमिटीडीन है, फनी से फिनास्ट्राइड है, और नॉकर्स देखें, नॉकर्स में कीटोकोनाजोल है। ये भी आपने याद रखना है 635 पेज पे। ठीक है, इसके अलावा सिमिटीडीन के मुतालिक देखें, सिमिटीडीन जो है ना वो P450 इनहिबिटर है ना, इनहिबिटर है, तो हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी और ये देखें, इनहिबिटर्स में काफ़ी एक लिस्ट है, फिर सबस्ट्रेट्स और इंड्यूसर्स में काफ़ी एक लिस्ट है। ठीक है ना, इसके अलावा यहाँ पे देखें, मैं इसमें जो पुरानी जो हमारी जो है इसमें से और इसमें से मैंने मिला के एक टेबल बनाई है। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखें इनहिबिटर्स क्या होते हैं, इंड्यूसर्स क्या होते हैं। ठीक है ना, इंड्यूसर्स देखें, कोई भी चीज़ जो P450 एंजाइम को इंड्यूस करती है ना, जो इंड्यूस करती है ना, वो
याद रखें, डिक्रीजेज द कंसनट्रेशन ऑफ अदर ड्रग्स, अगर इसको इंड्यूस करें ना तो डिक्रीज द कंसनट्रेशन ऑफ अदर ड्रग्स। इसी तरह ड्रग्स विच इनहिबिट P450 जो इनहिबिट्स है ना, वो कॉज डिक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर ड्रग्स, ठीक है, एंड इन द बॉडी एंड शूट देयर कंसनट्रेशन स्काई हाई। जो इनहिबिटर्स है ना, इसको इनहिबिट करते हैं तो ये बेचारा क्या करता है, ये तो जो ड्रग की मेटाबॉलिज्म को करता है ना, तो जब ये इनहिबिट होगा तो मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग नहीं होती। जब मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग जिस्म के अंदर नहीं होती तो जिस्म में जो ड्रग की कंसनट्रेशन हाई हो जाती है, ठीक है, स्काई हाई हो जाती है। एस फॉर स्टॉप इनहिबिटर्स, एस फॉर शूट कंसनट्रेशन स्काई हाई, ठीक है। इनहिबिटर्स क्या करते हैं, P450 को इनहिबिट करते हैं और जिसकी वजह से जो कोई भी ड्रग अंदर जिस्म में होती है ना, उसकी कंसनट्रेशन बढ़ जाती है, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया। अब देखिए हमने इनको थोड़ा सा समराइज़ करके निमोनिक बनाया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखते हैं सिमिटीडीन से, हम MCQ से आए हैं ना, तो देखिए सिमिटीडीन हमारा P450 इनहिबिटर है, ठीक है। तो P450 इनहिबिटर्स को हमने समराइज़ कैसे किया है, दोनों बुक से, नई और पुरानी वर्जन से लेके सिक मैजिक। देखें, जब भी कोई मैजिक होता है ना, मैजिक, तो आप बीमार हो जाते हैं। अगर आपके ऊपर मैजिक करे कोई तो आप बीमार हो जाते हैं, तो सिक मैजिक, ठीक है, सिक मैजिक। उसके बाद देखिए फिर फ़िरौन ने क्या कहा था मूसा से, मूसा MOSA मूसा से, फ़िरौन ने मूसा से कहा था कि तुम एक जादूगर हो, तुम मैजिशियन हो, ठीक है। तो वही सिक मैजिक, फ़िरौन एंड मूसा, ठीक है। अभी देखें इसमें क्या है, ये देखें ये करीब से देखें, सिक से क्या है हमारे पास, सल्फोनामाइड्स, आइसोनियाजिड, सिमिटिडीन हमारा MCQ, और कीटोकोनाजोल सिक हो गया। फिर आगे देखें मेट्रोनिडाजोल एंड अल्कोहल, एक्यूट अल्कोहल यूज़, ठीक है, और ग्रेप फ्रूट यूज़, और फिर आई को छोड़ दें, और सिप्रोफ्लोक्सासिन, ठीक है, सिप्रोफ्लोक्सासिन हो गया। फिर नीचे फ़िरौन से फ्लूकोनाजोल आ गया। उसके बाद मूसा मैक्रोलाइड्स, इरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, ओमेप्राजोल, और सोडियम वालप्रोएट, और एमायोडेरोन, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे पास P450 इनहिबिटर्स आ गए। फिर P450 इंड्यूसर्स कौन कौन से हैं, मोस्ट क्रोनिक अल्कोहलिक्स, स्टील फेनफेन, नेवर रिफ्यूज़ ग्रीसी कार्ब्स, ठीक है। मोस्ट मतलब मोडाफेनिल, क्रोनिक अल्कोहल यूज़, स्टील सेंट जॉन्स वार्ट, एंड फेनिटोइन, फिनोबार्बिटॉल, एंड नेवर नेविरापीन, रिफ्यूज़ रिफेम्पिन, ग्रीसियोफल्वीन, एंड कार्बामेजापिन, ठीक है। तो ये हमारा इंड्यूसर्स और इनहिबिटर्स हो गए, ठीक है। अब देखें, ये देखें यहाँ पे कुछ ट्रिक्स हैं। ट्रिक्स कौन कौन से हैं, ये रहते हैं कि आइसोनियाजिड इज़ ऑन वन साइड एंड रिफेम्पिन इज़ ऑन अदर साइड। यहाँ पे रिफेम्पिन है, ठीक है, रिफेम्पिन है इंड्यूसर साइड में, और आइसोनियाजिड कहाँ है, आइसोनियाजिड हमारे पास INH है। अब INH इंड्यूसर है या इनहिबिटर है, ये हमें कैसे पता चलेगा। अगर ये इसका हमें पता चल गया ना, तो रिफेम्पिन का हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, क्योंकि इधर दो TB की ड्रग्स हैं। तो INH का हमें कैसे पता चलेगा, INH का हमें ऐसे पता चलेगा कि हाउ टू रिमेंबर दैट INH इज़ एन इनहिबिटर, ठीक है ना। तो इनहिबिटर इक्वल टू इनहिबिशन यानी कि माइनस, ठीक है, इनहिबिट करना माइनस करना ना। देखें फॉर एग्जांपल, तो इनहिबिट की निशानी माइनस है। फॉर एग्जांपल A एंजाइम B एंजाइम को इनहिबिट करता है, तो हम उसको डायग्राम में इस तरह माइनस करते हैं ना, इधर लागे, तो इसी तरह नेगेटिव यानी, ठीक है। तो INH को अगर हम थोड़ा सा टेढ़ा करें, INH करें, तो ऊपर सारे देखें माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये इस तरह तीनों के तीनों इस तरह आते हैं। तो ठीक है, इस तरह हमें याद रहेगा कि INH क्या है, INH इनहिबिटर है। इनहिबिटर है तो फिर हमें रिफेम्पिसिन का ऑटोमेटिकली यूँ करके पता चल जाएगा कि वो इंड्यूसर है, ठीक है। दूसरा ट्रिक क्या है, दूसरा ट्रिक हमने याद रखना है कि सिमिटिडीन जो है ना, सिमिटिडीन और ओमेप्राजोल ऑन द सेम साइड है। तो सिमिटिडीन इनहिबिटर है तो ओमेप्राजोल भी इनहिबिटर होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें, मोडाफिनिल इज़ यूज टू इंड्यूस इरेक्शन ना, इंड्यूस इरेक्शन, सो इट इज़ इनहिबिटर, ठीक है, इंड्यूसर, ठीक है, इंड्यूसर, ठीक है, मोडाफिनिल इंड्यूसर है। ये देखें यहाँ पे मोडाफिनिल इंड्यूसर है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखें वेरी नेग्लिजिबल नन हियर एंटीबायोटिक्स आर इंड्यूसर्स। देखें इंड्यूसर्स में आप देखें इस जगह में अगर आप गौर से देखें इंड्यूसर्स में, तो आपको कोई भी एंटीबायोटिक सिवाय रिफेम्पिसिन के आपको नज़र नहीं आएगी इंड्यूसर्स में, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा ट्रिक देखें कि जो है ना, दूसरा ट्रिक क्या है, ट्रिक है, नेक्स्ट ट्रिक है कि मोस्ट ऑफ द CNS ड्रग्स आर ऑन इंड्यूसर साइड लाइक बारबिचुरेट्स, फेनफेन एंड कार्बामेजापिन। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये देखें ये सारे CNS ड्रग्स हैं। कार्बामेजापिन हो गया, फेनिटोइन, फिनोबार्बिटॉल हो गया, और ठीक है ना, ये सारे इंड्यूसर वाली साइड पे हैं। मोस्ट ऑफ द CNS ड्रग्स आर इंड्यूसर वाली साइड पे हैं। ये कुछ ट्रिक्स है
इससे आपको ये लिस्ट याद करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है कि रिकरेंट इन्फेक्शन इन एल्डरली किसकी वजह से होते हैं? एल्डरली में यानी बूढ़ों में जो इन्फेक्शन होते हैं ना वो यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन यानी आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होते हैं। जैसे बीपीएच में देखें, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी में ये होता है, ठीक है। और उसके बाद फैक्टर लीस्ट इन डबलिंग ऑफ द कार्सिनोमा एक्सफोलिएशन, ठीक है, एक्सफोलिएशन। उसके बाद चले आगे, मोर इन मदर्स मिल्क एज़ कम्पेयर टू काउ, ठीक है। लैक्टोज जो होता है ना मदर मिल्क में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू काउ के, ठीक है। लैक्टोज प्रोटीन रेशियो इन मदर इज़ 7.1, ठीक है। काउ में क्या होता है? 4.1, ठीक है। ये आपने याद रखना है लैक्टोज और प्रोटीन रेशो, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट सी लेवल इज़ 80 to 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अच्छा, उसके बाद पेशेंट प्रेजेंट विद एब्डोमिनल पेन, अल्ट्रासाउंड शोज फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस इन द पेंक्रियास। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सीरम लाइपेस कराएंगे, ठीक है। उसके बाद ब्लैडर बेस इज फाउंड बाय पोस्टीरियर सरफेस। हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय पिट्यूटरी एसिडोफिल्स आर रेगुलेटेड बाय, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय पिट्यूटरी एसिडोफिल्स आर रेगुलेटेड बाय रिलीजिंग हार्मोन्स, नंबर 1, रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन्स, नंबर 2, नंबर 3 टारगेट ग्लैंड हार्मोन्स, ठीक है ना। तो ये हमारा सबसे पहले देखते हैं हम एसिडोफिल्स होते क्या हैं। देखिए एसिडोफिल्स जो है ना, जो एसिडोफिल से पहले आ जाए पिट्यूटरी में। पिट्यूटरी देखें, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? हाइपोफिसिस भी बोलते हैं, ठीक है ना। हाइपोफिसिस का मतलब असल में हाइपोफिसिस ये होता है, हाइपोफिसिस सेरेब्री, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफिसिस सेरेब्री बोलते हैं, ठीक है, या फिर खाली हाइपोफिसिस भी बोलते हैं। इसके दो पार्ट्स हैं, एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट को न्यूरो हाइपोफिसिस बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफिसिस। एंटीरियर पार्ट को एडिनो हाइपोफिसिस बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपने टर्म्स याद रखने हैं। तो जो पोस्टीरियर हाइपोफिसिस में से क्या निकलता है? पीओवी याद है, पोस्टीरियर से ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। ये जो पोस्टीरियर, इसको न्यूरो हाइपोफिसिस इसलिए कहते हैं कि ये जो है ना, ये असल में इट इज़ कम्पोज ऑफ ब्रेन टिश्यू, ठीक है। ये ट्रू ग्लैंड टाइप नहीं होता ये, ठीक है, इसलिए इसको न्यूरो हाइपोफिसिस बोलते हैं। एडिनो हाइपोफिसिस को फिर एंटीरियर हाइपोफिसिस कहते हैं। इसी एंटीरियर हाइपोफिसिस में हमारे एसिडोफिल्स होते हैं एक, और बेजोफिल्स होते हैं। एसिडोफिल्स जो होते हैं ना वो सोमेटोट्रॉप्स और मेमोट्रॉप्स में होते हैं, और सोमेटोट्रॉप्स उनके एसिडोफिल्स के सोमेटोट्रॉप्स सोमेटोट्रोपिन रिलीज़ करते हैं, मेमोट्रॉप्स फिर प्रोलैक्टिन रिलीज़ करते हैं। फिर बेजोफिल्स देखें बेजोफिल्स भी एडिनो हाइपोफिसिस में ही होते हैं, ठीक है। बेसोफिल सिगरेट करते हैं एसीटीएच, एफएस, ये गोनाडोट्रोपिन्स है, एफएसएच एंड एलएच, ठीक है, ये सिगरेट करते हैं। अच्छा, सिगरेट क्या करते हैं? गोनाडोट्रोप्स जिसमें एफएसएच और एलएच आते हैं, उसके बाद टीएसएच और एसीटीएच, ये बेसोफिल्स ऑफ द एडिनो हाइपोफिसिस ये सिक्रेट करते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा, ठीक है ना, एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स के बारे में। अब देखते हैं आगे एमसीक्यू। तो अब क्या है कि हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय पिट्यूटरी एसिडोफिल्स आर रेगुलेटेड बाय रिलीजिंग हार्मोन, रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन एंड टारगेट ग्लैंड हार्मोन। एसिडोफिल्स क्या होते हैं और बेसोफिल्स क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद देखें एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी। रिलीजिंग हार्मोन्स कौन से? द हार्मोन विच स्टिमुलेट्स द रिलीज यानी सिक्रेशन ऑफ अदर हार्मोन्स इज कॉल्ड रिलीजिंग हार्मोन, एंड रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन द हार्मोन विच इनहिबिट्स द release of hormone is called, another hormone is called release inhibiting hormone. Acidophils सोमेटोट्रॉप्स आर कॉल्ड एसिडोफिल्स बिकॉज दे स्टेन विथ एसिडिक डाई, यानी ये सोमेटोट्रॉप्स और मेमोट्रॉप्स जो है ना दे आर कॉल्ड एसिडोफिल्स। यानी यहाँ पे देखें सोमेटोट्रॉप्स एंड मेमोट्रॉप्स आर कॉल्ड एसिडोफिल्स बिकॉज दे स्टेन विथ एसिडिक डाई, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या कहता है कि फिल लविंग, ठीक है। सोमेटोट्रॉप्स प्रोड्यूस ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन इज रेगुलेटेड बाय सोमेटोट्रॉप्स। देखें ये सोमेटोट्रॉप्स में प्रोड्यूस ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, एसिडोफिल्स के सोमेटोट्रॉप्स ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये अब आगे बताना चाह रहा है कि ग्रोथ हार्मोन की जो स्टिमुलेशन है कैसी होती है। रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, इसको रेगुलेट करता है। इसी तरह रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन सोमेटोस्टेटिन, ठीक है, फ्रॉम हाइपोथैलेमस, ठीक है। सोमेटोस्टेटिन जो होता है ना फ्रॉम हाइपोथैलेमस, ये रिलीज इनहिबिटर है ग्रोथ हार्मोन का, ठीक है ना। तो सोमेटोट्रोपिन जो होता है ना ये फिर ग्रोथ हार्मोन का रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन है, ये निकलता है हाइपोथैलेमस से। ये एक पॉलीपेप्टाइड होता है, ठीक है ना, और ये क्या करता है जी प्रोटीन कपल्ड सोमेटोस्टेटिन रिसेप्टर्स के थ्रू एक्ट करता है, याद रखें। सोमेटोस्टेटिन ग्रोथ हार्मोन की रिलीज फ्रॉम द एसिडोफिल
बेसोफिल्स थ्रू सोमेटोट्रॉप्स को इनहिबिट करता है। याद रखें, मैं आपको इधर यहाँ देखिए स्टेटिन का क्या मतलब होता है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए सोमेटोस्टेटिन है, ये ब्लॉक करता है ग्रोथ हार्मोन की रिलीज़ को, ठीक है ना। सो स्टेटिन का मतलब रुकना ना, ये कहता है रुक जा, तो ये रुकता है, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन नहीं होती, तो ये निकलता है खुद हाइपोथैलेमस से निकलता है सोमेटोस्टेटिन, ठीक है ना। तो इस तरह उसके बाद आगे देखिए टारगेट ग्लैंड सेल्स। अब लिवर इज़ द टारगेट ऑर्गन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, तो ये फिर रेगुलेट होता है टारगेट ग्लैंड सेल्स के थ्रू भी, ठीक है, वेर इट स्टिमुलेट्स, ठीक है। उसके बाद जो लीवर इज़ द टारगेट ऑर्गन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, जहाँ पे वो स्टिमुलेट करता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर सिक्रेशन, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर सिक्रेशन देन इनहिबिट्स इन ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद देखिए बस नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, नेक्स्ट एमसीक्यू है कि फॉल्स अबाउट एनल कैनाल, सुपीरियर एंड डीप पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर मेक एनल कॉलम, ठीक है ना। तो एनल कैनाल हम पढ़ेंगे एनाटॉमी में, ठीक है, और बल्कि हमने पढ़ा हुआ है यहाँ पे, वहाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इधर इतना याद रखें कि ये जो है ना, ये गलत है एनल कैनाल के बारे में। सुपीरियर एंड डीप पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर मेक एनल कॉलम, ठीक है ना, एनल कॉलम एक बार ये हो गया। ये कह रहा है कि सुपीरियर और डीप एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर एनल कॉलम बनाते हैं, ये गलत है, ठीक है, ये ओवरऑल गलत बात है, ठीक है। उसके बाद आगे चलें नंबर 30 में, पैरा सर्वाइकल ब्लॉक इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। पहला सर्वाइकल ब्लॉक, पहला मतलब पहला, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। और अनदर क्वेश्चन, पुडेंडल नर्व ब्लॉक इन सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। दू मतलब सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में दुडेंडल ब्लॉक देते हैं, ठीक है। फॉलोइंग द इफेक्ट ऑफ हर्निएशन ऑफ द डिस्क बिटवीन L5 एंड S1, ठीक है। डिस्क हर्निएशन होती है तो क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं ये आपको पता होने चाहिए, लेकिन एक इफेक्ट नहीं होता L5 और S1 की डिस्क हर्निएशन में, वो है पेन अबव सेक्रोइलियक जॉइंट, ठीक है। ये पेन अबव सेक्रोइलियक जॉइंट L5 और S1 की डिस्क हर्निएशन में नहीं होता, ठीक है। एपिस्पेडियसिस मियाटल ओपनिंग ऑन डोर्सल सरफेस ऑफ द पेनिस शेफ्ट वाइल वेंट्रल सरफेस ऑफ द पेनिस इज हाइपोस्पेडियसिस, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि कंजेनिटल पेनाइल एबनॉर्मलिटीज़ देखें, ये देखें हाइपोस्पेडियसिस है, यहाँ पे क्लोज से देख लें। हाइपो मतलब नीचे ना, हाइपो मतलब नीचे, ठीक है, हाइपो मतलब नीचे हुआ, तो देखें यहाँ पे यूट्रस देखें, यहाँ से आ रहा है, यहाँ नीचे खुल रहा है, ठीक है, हाइपो यूट्रस स्पेडियसिस, ठीक है, यहाँ पे खुल रहा है। जबकि एपिस्पेडियसिस में ये देखें, एपिस्पेडियस में ये देखें, ये लाइन आ रही है, यहाँ पे आगे एपिस्पेडियसिस, यहाँ पे ऊपर खुल रहा है, ठीक है। ये केसेस तो हमने देखे हुए ना पहले वार्ड में, अच्छा, ठीक है ना। तो देखिए एबनॉर्मल ओपनिंग ऑफ द पेनाइल यूरेथ्रा ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द पेनिस ड्यू टू फेलियर ऑफ द यूरेथ्रल फोल्ड्स, ठीक है। वेंट्रल सरफेस मतलब ऐसे करें तो ये ऊपर वाली सरफेस वेंट्रल है, ठीक है। जब आप पी करते हैं तो ऐसे ऊपर वाली सरफेस जो होती है ना, वो वेंट्रल होती है, ठीक है। ये वेंट्रल सरफेस हाइपोस्पेडियसिस में सॉरी वेंट्रल सरफेस नीचे वाली होती है, ये डोर्सल सरफेस जो आपको नज़र आती है ना, याद रखें, जो आपको नज़र आती है ना, वो जो उसको हम डोर्सल सरफेस कहते हैं, ठीक है ना। तो वेंट्रल सरफेस में जाएगी तो हाइपोस्पेडियसिस बोलेंगे इसको, नीचे वाली सरफेस में हाइपोस्पेडियसिस, हाइपो मीन्स बिलो ना, ठीक है ना। तो वेंट्रल सरफेस ऑफ द पेनिस ड्यू टू फेलियर ऑफ द यूरेथ्रल फोल्ड, ये इंपॉर्टेंट है, यूरेथ्रल फोल्ड्स की फेलियर से हाइपोस्पेडियसिस होती है, जबकि फॉल्ट पोजिशनिंग ऑफ द जेनाइटल ट्यूबरकल से एपिस्पेडियसिस होती है, ये देखें एपिस्पेडियसिस होती है, ठीक है ना। और उसके बाद देखें कि एक और निमोनिक याद रखें, एपिस्पेडियसिस हो तो आप जब सूसू करेंगे तो डायरेक्ट ई फॉर आई की तरफ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें एसोसिएटेड एबनॉर्मलिटीज़ एपिस्पेडियसिस में ई फॉर एपिस्पेडियसिस, ई फॉर एक्सट्रोफी ऑफ द ब्लैडर एसोसिएटेड है। अच्छा, हाइपोस्पेडियसिस में एसोसिएटेड क्या है, इंगोइनल हर्निया हो सकता है, क्रिप्टोर्चिजिडिज्म हो सकता है, कॉर्डी यानी कि डाउनवर्ड एंड और अपवर्ड बेंडिंग ऑफ द यूट्रस पेनिस, ठीक है, तो ये कॉर्डी हो सकता है, ठीक है। हाइपोस्पेडियसिस मोर कॉमन देन एपिस्पेडियसिस, ठीक है, हाइपोस्पेडियसिस इज मोर कॉमन देन एपिस्पेडियसिस, ठीक है। लगा हाथ में इधर एक और पढ़ लें इसी पेज में देखें, ये देखें कि डिसेंट ऑफ टेस्टिस एंड ओवरीज, ठीक है। गुबर्नाकुलम एक चीज़ है, एक प्रोसेसस वेजाइनलिस एक चीज़ है, ठीक है। गुबर्नाकुलम डिस्क्रिप्शन क्या है, बैंड ऑफ फाइब्रस टिश्यू होता है गुबर्नाकुलम, ठीक है। देखें फाइब्रस टिश्यू होता है, तो मेल में क्या आता है, ये फाइब्रस टिश्यू टेस्टिस को स्क्रोटम के साथ एंकर करने में, ये देखें गुबर्नाकुलम, ये दो टेस्टिस हैं, ये स्क्रोटम है, गुबर्नाकुलम एंकर कर रहा है, एंकर्स टेस्टिस विद स्क्रोटम, तो ये फाइब्रस बैंड जो है ना, ये एंकर करता है, एंकरिंग बैंड, ठीक है। उसके बाद देखें फीमेल में ये गुबर्नाकुलम क्या बनाता है, गोर, याद रखें गोर, गुबर्नाकुलम, ओवेरियन लिगामेंट एंड राउंड लिगामेंट, ठीक है।
O for ovarian ligament and R for round ligament of uterus। देखें गुबरनाकुलम जो है ना फीमेल में क्या बनाता है, दो चीज़ें बनाता है, दो ऑर्गन्स की लिगामेंट्स बनाता है। एक लिगामेंट ऑफ यूट्रस बनाता है और दूसरा लिगामेंट ऑफ ओवरी बनाता है। लिगामेंट ऑफ यूट्रस को राउंड लिगामेंट ऑफ R फॉर राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आ जाए देखें प्रोसेस ऑफ विजाइनलिस। अगर नाम से आपको पता चलता है कि यार ये कोई ऐसी चीज़ है जो लड़कियों में होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। देखें लड़कियों में तो ये ओब्लिटरेटेड होती है। ये देखें प्रोसेस वेजाइनलिस है ना, ये देखें ये ओब्लिटरेटेड है। ठीक है, इसमें कोई भी चीज़ बनती नहीं है। ठीक है, फिर जबकि डिस्क्रिप्शन क्या है इसकी, इवेजिनेशन ऑफ पेरिटोनियम है। ये P फॉर पेरिटोनियम, P फॉर प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद देखें मेल में क्या इसकी असल चीज़ मेल में बनाता है, मेल फॉर्म्स ट्यूनिका वेजाइनलिस बनाता है। ठीक है, प्रोसेस वेजाइनलिस। ठीक है, तो इसके नाम से लगता है कि ऐसा लगता है जैसे ये लड़की में होगी, लेकिन उसमें ओब्लिटरेट हो जाती है। ये देखें उसमें ओब्लिटरेट हो जाती है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है आपने, और ये बार बार भूल जाता है, इसको आप सही तरीके से देख लें। ठीक है, बाद नेक्स्ट हमारा MCQ है कि जो लीस्ट हाफ लाइफ है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की है। ठीक है, हाफ लाइफ्स ऑफ द इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स आर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन 2 to 4 मिनट। GnRH क्या सिक्रेट कराता है, FSH and LH। ठीक है, 2 to 4 मिनट आप चेक करें, आप अंदाज़ा करें। एल्डोस्टेरोन 20 to 30 मिनट। ठीक है, और थायरोक्सिन 5 to 7 डेज़। थायरोक्सिन का बहुत ज़्यादा हाफ लाइफ है। ठीक है, थायरोक्सिन का। ठीक है, ये आपने याद रखना है। सबसे कम FSH LSH जिनका दो जो चीज़ ऐसे याद रखना है यहाँ के गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, दो हार्मोन सिक्रेट कराता है FSH LSH। तो इसकी हाफ लाइफ भी दो ही मिनट है। ठीक है, 2 मिनट, 2 से 4 मिनट। ठीक है, दो हार्मोन्स 2 से 4 मिनट। ठीक है, इस तरह एल्डोस्टेरोन देखें, A फॉर एल्डोस्टेरोन, A फॉर आधा घंटा। ठीक है, इसका 30 मिनट्स 20 से 30 मिनट तक। थायरोक्सिन हफ्ता, एक पूरा हफ्ता लग जाता है। थायरोक्सिन। ठीक है, हफ्ता, एक पूरा हफ्ता इसकी हाफ लाइफ है। उसके बाद नेक्स्ट MCQ देखें। नेक्स्ट में हमारे पास बेजल वैक्यूलेशन अर्ली सिक्रेटरी एंडोमेट्रियम ऑन डे। तो बेजल वैक्यूलेशन अर्ली सिक्रेटरी एंडोमेट्रियम ऑन डे 16। ठीक है ना, तो असल में देखें वैक्यूलेशन किसे कहते हैं, वैक्यूलेशन फॉर्मेशन ऑफ एक्सेस वैक्यूल्स, इनको वैक्यूलेशन कहते हैं। देखें वैक्यूल्स क्या होते हैं, वैक्यूल्स जो होते हैं ना सिक्रेटरी बबल्स, स्टोरेज बबल्स होते हैं। ठीक है, सेल्स के अंदर बबल्स होते हैं। आपको पता है ऑर्गेनल्स, ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स हैं वैक्यूल्स, आपने याद है ना वैक्यूल्स, ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है ना, इनमें कोई भी चीज़ अंदर स्टोर होती है, इसमें कोई भी चीज़। ठीक है, तो बेजल वैक्यूलेशन मतलब ये जो होती है ना देखिए वैक्यूल्स जो होते हैं ना, वैक्यूल्स आर स्टोरेज ऑर्गेनल्स। ठीक है, ये चीज़ें स्टोर करते हैं सेल्स के अंदर। ये प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में होते हैं, FSC में हमने पढ़ा था। ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है ना, वैक्यूल्स को होते हैं। अब बेजल वैक्यूलेशन क्या होती है यार, बेजल वैक्यूलेशन ये देखें, ये देखें, ये यहाँ पे इधर लिखा हुआ है बेजल वैक्यूलेशन जो होती है ना वो हमारी जो एंडोमेट्रियल डेटिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम में काम आती है। डे 1 to डे 30 में जो एंडोमेट्रियम की जो डेट के हिसाब से चेंजेस आती हैं उसके लिए ये बेजल वैक्यूलेशन इस्तेमाल की जाती है। तो असल में डेटिंग के दौरान देखिए प्रोलिफरेटिव फेज़ होता है, सिक्रेटरी फेज़ होता है। प्रोलिफरेटिव फेज़ 10 से 20 दिन का होता है, आइडियली 14 डेज़ का होता है। ठीक है, और सिक्योरिटी फेज़ फिर 14 डेज़ का होता है एज़ कम्पेयर टू द 14 डेज़ ये, लेकिन ये भी वरी कर सकता है। जब ये वरी कर सकता है तो ये भी वरी कर सकता है। ठीक है, तो होता क्या है इन दोनों में से एक वेरी नहीं करता, ये मुझे याद है। ठीक है ना, ये मेरे ख्याल से सिक्योरिटी फेज़ वेरी नहीं करता। अच्छा, उसके बाद देखिए ग्लैंड्स होते हैं, टॉर्चुअस ग्लैंड्स होते हैं शुरू में इन रिस्पॉन्स टू एस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स ऑन द एपिथेलियम। ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज़ अर्ली होता है, मिड होता है, लेट होता है। अर्ली प्रोलिफरेटिव फेज़ 4 से 7 दिन, मिड प्रोलिफरेटिव फेज़ 8 से 10 दिन, लेट प्रोलिफरेटिव फेज़ 11 से 14 दिन तक होता है। तो जब ये लेट प्रोलिफरेटिव फेज़ में ये वैक्यूल्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सब न्यूक्लियर वैक्यूल्स। ठीक है, लेट प्रोलिफरेटिव फेज़ में। अच्छा, उसके बाद देखिए सिक्रेटरी फेज़ आता है। सिक्रेटरी फेज़ इज अंडर प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, इनहिबिट करता है एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन को और स्टिमुलेट करता है सिक्रेटरी एक्टिविटी को। सिक्रेटरी फेज़ को आका आल्सो नोन एज ल्यूटियल फेज़। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए प्रोजेस्टेरोन सिक्रेटरी एक्टिविटी को इन्हांस करता है। तो डे 16 एंड डे 17 सब न्यूक्लियर वैक्यूल्स इधर भी होते हैं, जिस तरह इधर थे इधर भी होते हैं। डे 18 में फिर लुमिनल वैक्यूल्स होते हैं और डे 22 में फिर क्या है डे 22 अच्छा छोड़े लुमिनल वैक्यूल्स। तो ये देखें ये सारे जो
वैक्यूल्स हैं ये ड्यूरिंग अर्ली लेट प्रोलिफरेटिव से लेके अर्ली सिक्रेटरी जो एंडोमेट्रियम है ना उसमें ये पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ देखिए डे 22 के बारे में कुछ बताता हूँ। डे 22 आई एम रेडी फॉर यू, ठीक है, बेस्ट टाइम फॉर इम्प्लांटेशन डे 22, ठीक है। तो ये होती है, ठीक है। तो ये था हमारा MCQ कि जो है ना बेजल वैक्यूलेशन कहाँ होती है, अर्ली सिक्रेटरी फेज़ में होती है, ठीक है। तो अर्ली सिक्रेटरी फेज़ बोलो या लेट प्रोलिफरेटिव फेज़ बोलो, ठीक है। तो रिमेंबर दैट सॉ टूथ अपीयरेंस ऑफ ग्लैंड दैट कंटेन ग्लाइकोजन एंड ग्लाइकोप्रोटीन रिच सिक्रेशन इन लेट सिक्रेटरी फेज़, ठीक है ना। तो ये क्या कहना चाह रहा है, बस कुछ कहना चाह रहा है। विच सब्सटेंस यील्ड हाई कैलोरीज पर ग्राम, ठीक है। लिपिड्स जो एंड फैट्स जो है ना हाई कैलोरीज पर ग्राम सबसे ज़्यादा होता है इनका, पता है आप। यहाँ पे अगर आप देखें तो कैलोरीज पर ग्राम बताई गई हैं। कार्बोहाइड्रेट 4, प्रोटीन 4, फैट 9, अल्कोहल 7, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा MCQ, पेशेंट हैविंग बाइकार्बोनेट यूट्रस प्रेजेंट विद विच कंजेनिटल एनोमली, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम। सबसे पहले तो देखते हैं बाइकार्बोनेट यूट्रस क्या होता क्या है, ठीक है ना। ये देखें बाइकार्बोनेट यूट्रस जो होता है ना यूट्राइन एनोमली है एक, ठीक है। ये क्यों होती है, मुलेरियन डक्ट एनोमलीज की वजह से ये होती है। यूट्राइन यूलेरियन डक्ट, ठीक है, एबनॉर्मलिटी की वजह से ये होता है, ठीक है। तो इसमें 3 चीज़ें हैं, सेप्टेट यूट्रस, बाइकार्बोनेट यूट्रस और डिडल फिश, ठीक है। डिडल फिश बोलते हैं इसको, डिडल फिश, ठीक है। अब देखते हैं ये है होती क्या है। सेप्टेट यूट्रस जो होता है ना, देखें सेप्टेट यूट्रस अगर आप देखें ना तो ये देखें ये नॉर्मल यूट्रस है, ठीक है। ऐसे करके ये देखें सेप्टेट यूट्रस है, ऐसे इसका सेप्टम नीचे आ रहा है, ठीक है ना। ये सेप्टेट यूट्रस इसको बोलते हैं। और ये जो है ना ये पार्शियल सेप्टेट भी होता है, कंप्लीट सेप्टेट भी होता है। फॉर एग्जांपल अब इसमें देखें ये स्पेस है इस तरह की ना, इस तरह की ये देखिए मैं आपको बताता हूँ इस तरह की। फॉर एग्जाम्पल देखें यहाँ पे देखें ये सेप्टा है ना, नॉर्मली देखें ये जो है ना नॉर्मल यहाँ से ऐसे आ रहा है, ऐसे करके ऊपर करके फिर नीचे से इधर नॉर्मली ये नॉर्मल यूट्रस है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक नीचे ऐसे सेप्टा आ रहा है, ये सेप्टा, इसको सेप्टेट क्या बोलेंगे, इसको सेप्टेट यूट्रस बोलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये देखें सेप्टेट यूट्रस यहाँ पे ये जो है ना ये ऐसे आ रहा है, पार्शियल सेप्टा है ये। उसके बाद ये देखो कितना बड़ा नीचे ऐसे आ रहा है, ये कंप्लीट सेप्टा है, ठीक है। तो ठीक है ना। तो सेप्टेट यूट्रस कॉमनली एनोमली, ठीक है, इनकम्प्लीट रिजॉर्प्शन ऑफ द सेप्टम, ठीक है। ये सेप्टम की जो है ना रिजॉर्प्शन यहाँ तक नहीं होती, तो उसको इसकी वजह से सेप्टा रह जाता है, ठीक है। डिक्रीजेस फर्टिलिटी कम होती है इसमें। अर्ली मिसकैरेज हो सकता है, प्रेगनेंसी लॉस हो सकती है। ट्रीट विथ सेप्टोप्लास्टी की जाती है इसमें, ठीक है ना। उसके बाद देखिए बाइकार्बोनेट यूट्रस क्या होता है, ये हमारा MCQ है। इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ मुलेरियन डक्ट, ये भी वही है। तो इनकम्प्लीट फ्यूजन होती है इसमें, ठीक है। ये देखें इनकम्प्लीट फ्यूजन, बाई मतलब वाई देखें, इधर भी एक मुलेरियन इधर भी एक मुलेरियन, ठीक है। तो ये वाई नज़र आ रहा है आपको, वाई नज़र आ रहा है, ठीक है, पूरे का पूरा वाई नज़र आ रहा है, ठीक है। बाई मतलब वाई, ठीक है। इंक्रीज रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी होती है इसमें, याद रखें। ये हार्ट शेप्ड यूट्रस होता है ये, ठीक है। अर्ली प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है, मेल प्रेजेंटेशन और प्री मेच्योरिटी हो सकती है इसमें, ठीक है ना। और उसके बाद देखें एक है डिडल फिश में यार क्या होता है, डबल यूट्रस होता है, ठीक है। डबल यूट्रस, डबल वजाइना, डबल के सर्विक्स, ये सारे डबल होते हैं, इसमें भी प्रेगनेंसी पॉसिबल है, ठीक है ना। और देखिए मुलेरियन डक्ट जो होती है ना बेसिकली इसको पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट बोलते हैं। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये देखें पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है। यहाँ से पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट ये बना रही है, क्या बना रही है, इंटरनल मेसोडेफ्रिक डक्ट बना रही है, इंटरनल फीमेल जेनिटेलिया, ठीक है। FUC प्रॉक्सिमल वजाइना, फक एटिल प्रॉक्सिमल वजाइना, ठीक है। तो F फॉर फुलैपियन ट्यूब, U फॉर यूट्रस, C फॉर सर्विक्स और फिर P फॉर प्रॉक्सिमल वजाइना, ठीक है। तो ये इसकी ये जो है ना ये इसकी मुलेरियन डक्ट की एबनॉर्मलिटी है, ये तीनों, ठीक है ना। मुलेरियन डक्ट की अगर एबनॉर्मलिटी हो तो ये तीनों बनते हैं, सेप्टेट, बाइकार्बोनेट और डिडल फिश बन जाती है, ठीक है। तो ये जो बाइकार्बोनेट यूट्रस में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन मरीज़ आपके पास किसके लिए आएगा, यूरिनरी सिम्टम्स लेके आएगा, ठीक है। MCQ भी हमारा यही है कि फेल्ड फ्यूजन ऑफ मुलेरियन डक्ट, बाइकार्बोनेट यूट्रस, ठीक है। 30% ऑफ द पेशेंट्स विल हैव को एग्जिस्टिंग कंजेनिटल यूरिनरी ट्रैक्ट एब्नॉर्मेलिटी भी इसके साथ होगी है बाइकार्बोनेट यूट्रस में। ये देखें 30% पेशेंट्स में यूरिनरी ट्रैक्ट एब्नॉर्मेलिटीज़ भी होंगी, ठीक है। ब्रेस्ट स्ट्रोमा एंड डक्ट डेवलपमेंट, एस्ट्रोजन ही डेवलपमेंट करता है ब्रेस्ट के स्ट्रोमा की और डक्ट्स की, ठीक है।
सबसे पहले देखें कि ये जो है ना ये यहाँ पे थोड़ा करीब आगे देख लें तो ये स्ट्रोमा है, ठीक है, जबकि ये जो ग्रे में है ये डक्ट है, ठीक है। तो इसके फिर डक्ट के फिर क्या है, यहाँ से जो टर्मिनल डक्ट होती है, फिर मेजर डक्ट होती है, फिर लेक्टिफिरस डक्ट होती है जिसमें स्टोर होता है मिल्क, और उसके बाद निपल आ जाता है, ठीक है। तो इसकी इनकी फिर अलग अलग डिजीज़ हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और उसके बाद फिर आ जाए एस्ट्रोजन पे। एस्ट्रोजन पे देखिए, एस्ट्रोजन जो है ना ये सोर्स देखें इसके, सबसे पहले ओवरीज, ठीक है, और उसके बाद प्लेसेंटा, अगर प्रेग्नेंट हो वुमेन तो प्लेसेंटा, और फिर एडिपोज टिश्यू भी एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये हो गया ओपा, ठीक है। इसके अलावा इनके अलावा एड्रिनल ग्लैंड भी सिक्रीट करता है कुछ, और उसके बाद फिर हो गए ब्रेस्ट से भी एस्ट्रोजन थोड़ा बहुत, टिश्यू ब्रेस्ट में तो फैट टिश्यू से सिक्रेट होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें पोटेंसी देखते हैं एस्ट्रोजन की पोटेंसी। 3 टाइप्स ऑफ एस्ट्रोजन होते हैं। अब देखें, ओवरी से निकलता है वो एस्ट्राडायोल होता है, ठीक है, और ओवरी से जो निकलता है वो सबसे ज़्यादा पोटेंट होता है, ठीक है। प्लेसेंटा से जो निकलता है वो एस्ट्रायोल होता है, ठीक है, और एडिपोज टिश्यू से निकलता है वो एस्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये तीन हो गए, एस्टिरोन बोल दें इसको। अच्छा, अब ये है कि जो एडिपोज टिश्यू से प्लेसेंटा से निकलता है एस्ट्रायोल, इसके बारे में देखें। एस्ट्रायोल 1000 फोल्ड इंक्रीज़ होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एस्ट्रायोल जो प्लेसेंटा से निकलता है, ठीक है। और उसके बाद देखें कि जो इट इज़ एन गुड इंडिकेटर ऑफ फीटल वेलबींग एस्ट्रायोल, ठीक है, जो प्लेसेंटा से निकलता है। अच्छा, उसके बाद देखें कि 50 फोल्ड इंक्रीज़ इन एस्ट्राडायोल एंड एस्ट्रॉन, इन दोनों में ओवरी से जो निकलता है और एडिपोज टिश्यू से निकलता है, ये 50 फोल्ड इंक्रीज़ कर जाता है प्रेगनेंसी में। इंक्रीज़ तो सारे कर जाते हैं, ठीक है, लेकिन फोल्ड का फ़र्क है, ठीक है, 1000 फोल्ड और 50 फोल्ड, ठीक है। अब देखें, करीब से देखें कि पोटेंसी के हिसाब से सबसे पहले एस्ट्राडायोल, फिर एस्ट्रॉन, फिर एस्ट्रायोल आता है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि एस्ट्रायोल जो है ना, एस्ट्रायोल इनको हमने लेल लिखा है, लेल, LLEL, लेल, तो आखिर में एल है इसके, वो लिया, उसके आखिर में ई है, वो लिया, और इसके आखिर में भी एल है, ये लिया। अब देखें, ई बीच में एस्टिरोन आता है, ये तो हमें पता चल गया, इसके आखिर में ई है, ठीक है। अच्छा, तो क्योंकि शुरू सारे ई से ही होते हैं तो हमने आखिर से ये स्टार्ट किया है, ठीक है ना। तो अब क्या है कि अब पहले नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर कौन है, ये देखने के लिए हमें कैसे पता चलेगा। एस्ट्रायोल देखें, इसके ट्राई में ट्राई है ना, ट्राई का मतलब 3 ना, 3, ट्राई का मतलब 3, तो तीसरे नंबर पे ट्रायोल हो गया, 1 ऑटोमेटिकली इसमें आता है, ठीक है। तो शुरू में आपने इसको दो देखने हैं, लेल देखना है एक स्टेप 2 में आपने ये ट्राई देखना है कि 3 है, 3 जिसमें है वो तीसरे नंबर पे इज़ ऑन 3rd पोजीशन, ठीक है। तो इस तरह पता चल गया आपका पोटेंसी का। उसके बाद आ जाएँ कि इसके फंक्शंस क्या हैं। इसके अलावा ये देखें, पहले एस्ट्रोजन जो है ना, एस्ट्रोजन इसके रिसेप्टर्स जो है ना साइटोप्लाज्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं एंड ट्रांसलोकेट टू न्यूक्लियस व्हेन दे बाउंड बाय एस्ट्रोजन, ठीक है, ये भी आपने देख लेना है। और उसके बाद आ जाए इधर फंक्शंस पे, एस्ट्रोजन के फंक्शंस पे। डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था, डेवलपमेंट ऑफ जेनाइटेलिया एंड ब्रेस्ट, ठीक है, ब्रेस्ट में स्ट्रोमा और डक्ट जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना। स्ट्रोमा और डक्ट की डेवलपमेंट, फिर जेनाइटेलिया की डेवलपमेंट इस पेज पे आए तो ये देखें, जेनाइटेलिया ओवरीज से जो निकलता है ना एस्ट्राडायोल, 2 ओवरीज 2 डायोल, ठीक है। तो जो ना फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को ये बताने में मदद देता है। कौन कौन से, क्लिटोरिस हो गया, LDC क्लिटोरिस हो गया, डिस्टल वजाइना, प्रॉक्सिमल वजाइना, तो इधर है पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट से डिफ़ॉल्ट डेवलपमेंट के थ्रू बनता है, ठीक है ना। तो डिस्टल वजाइना, लेबिया मेजोरिस, लेबिया दोनों के मेजर माइनर, और क्लाइटोरिस, ठीक है, ये एक्स्ट्रा जेनाइटेलिया अंडर द इफेक्ट ऑफ एस्ट्राडायोल, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन है एक, ठीक है, डेवलपमेंटल फंक्शन। सॉरी, एक्स्ट्रा जेनाइटेलिया हो गया, ब्रेस्ट के स्ट्रोमा डक्ट हो गए, फिर फीमेल फेट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो फीमेल फेट डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है ना वो भी इसके थ्रू होती है। तो फीमेल जो फेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इसमें भी इसका एस्ट्रोजन का बड़ा अच्छा रोल होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्रोथ ऑफ द फॉलिकल, ठीक है, फॉलिकल के ग्रोथ में जो है ना वो एस्ट्रोजन का रोल होता है। तो ये देखें यहाँ पे जो फॉलिकल्स हैं ये इनका इसमें एस्ट्रोजन का रोल होता है, ठीक है ना।
एस्ट्रोजन जो होता है ना प्रोलिफरेटिव फेज़ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना। तो ये प्रोलिफरेटिव फेज़ का हार्मोन है। जैसा कि इसको याद करने के लिए क्या देखेंगे हम, पीएस देखेंगे। पीएस तो पीएस मतलब प्रोजेस्टेरोन जो है ना सेक्रेटरी फेज़ का जो है ना वो हार्मोन है। जैसा कि हमने पहले एमसीक्यू में थोड़ी देर पहले एक एमसीक्यू में बताया था कि प्रोलिफरेटिव फेज़ ठीक है ना 10 to 20 डेज़ पे मुश्तमिल है और एस्ट्रोजन इसका, ठीक है। सिक्रेटरी फेज फिर पीएस, यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन सिक्रेटरी, ठीक है। ये देखें प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना। तो ये इसका रोल होता है। उसके बाद आ जाएँ किस पे आ जाएंगे, उसके बाद इंक्रीजेस मायोकार्डियल एक्साइटेबिलिटी, ठीक है ना। उसके बाद अब रेगुलेशन ऑफ एस्ट्रोजन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स, ठीक है। फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एफएसएच एंड एलएसएच करता है। देन एलएच सर्ज में इसका रोल होता है, स्टिमुलेशन ऑफ प्रोडक्टिन सिक्रीशन, ठीक है। इन सब में एस्ट्रोजन का रोल होता है। इंक्रीज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स और स्टेरॉइड, ये एस एच बी जी, ठीक है। और इंक्रीज एच डी एल और डिक्रीज एल डी एल, ठीक है ना। इसमें एच डी एल बढ़ाता है, एल डी एल कम करता है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा आप देखिए इसकी सिंथेसिस, फॉलिकल है ना, ये फॉलिकल का ये हिस्सा हमने उठा के बड़ा कर दिया, ठीक है। बड़ा कर दिया। फॉलिकल में होते हैं थीका सेल्स और ग्रेनुलोसा सेल्स। ये देखें थीका सेल्स हो गए और ये ग्रेनुलोसा सेल्स हो गए। देखिए एस्ट्रोजन सिंथेसिस में थीका सेल्स और ग्रेनुलोसा सेल्स टीम अप होके काम करते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन सिंथेसिस में देखिए यहाँ पे सबसे पहले ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिसेप्टर, एलएच रिसेप्टर, यहाँ से यहाँ देखिए एफएसएच रिसेप्टर, ठीक है। साइक्लिक एमपी और अंदर कोलेस्ट्रॉल से क्या होता है थीका सेल में, ये देखें थीका सेल है, ये थीका सेल में कोलेस्ट्रॉल से बनता है। डिस्मोलेज की मौजूदगी में एंड्रोस्टेन डायोन, ठीक है, वो फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है ग्रेनुलोसा सेल्स में। ग्रेनुलोसा सेल्स में एंड्रोस्टेन डायोन साइक्लिक एमपी की मौजूदगी में क्या होता है एस्ट्रोन और एस्ट्रायोल में कन्वर्ट हो जाता है एरोमेटेज की मौजूदगी में, ठीक है ना। और फिर एस्ट्रोजन रिलीज़ किया जाता है, ठीक है ना, इन द ब्लड। सही है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है नेक्स्ट कि पैरा सर्वाइकल ब्लॉक कहाँ दिया जाता है, बेस ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट में पैरा सर्वाइकल ब्लॉक दिया जाता है। पैरा मतलब पहला सर्वाइकल, याद है पहला सर्वाइकल, पहले ये हमने इधर हमसे पढ़ा था कि पहला सर्वाइकल ब्लॉक इस फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में दिया जाता है, ठीक है। पहला सर्वाइकल इस तरह ये कहाँ दिया जाता है, ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द बेस ऑफ ब्रॉड लिगामेंट पे। उसके बाद सिंपैथेटिक नर्व T10 to L2 ट्रेवल करती है, कहाँ ट्रेवल करती है, टू ब्लैडर वाया हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, ठीक है, एंड पेल्विक प्लेक्सस, ठीक है। अभी हम देखते हैं हाइपोगैस्ट्रिक नर्व कहाँ है, तो हम अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये देखें सबसे पहले इधर आ जाएं, इधर देखें पीछे यहाँ पे है हमारा एओर्टा, ठीक है। पीछे एओर्टा, ये देखें ये एओर्टा नज़र आ रहा है, बाइफोकेट्स एट द लेवल ऑफ L4, ओके। एओर्टा बाइफोकेट्स एट द लेवल ऑफ L4 कॉमनली एक्स में, ठीक है। अच्छा होता क्या है, इसके फ्रंट पे देखिए सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस है, ठीक है ना। सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस को हमें क्या आता है, थोड़े को लुम्बर आउटफ्लो T10 to L2, यही हमारा एमसीक्यू है, T10 to L2 ऐसे आता है सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस में, ठीक है ना। अच्छा ये हो गया, यहाँ तक थोड़ा रुके, यहाँ तक। उसके बाद देखिए एक है हमारा इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, ठीक है। ये सुपीरियर हो गया और ये इन्फीरियर हो गया, ठीक है। इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक ठीक है ना, इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस हो गया और ये सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस हो गया। अब देखें सिंपैथेटिक आउटफ्लो टू इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस कहाँ से आता है और पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो टू इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस कहाँ से आता है, ये हमने देखना है, ठीक है। देखें सिंपैथेटिक हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस से थोरेको लुम्बर आउटफ्लो T10 to 12 थ्रू सिंपैथेटिक आउटफ्लो आता है आगे थ्रू ए, ये देखें ये जो है ना ये हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है, ठीक है। ये हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है, ये आता है एक तरीका, ये हो गया इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस तक जो है ना सिंपैथेटिक आउटफ्लो यहाँ तक थ्रू हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, ठीक है। दूसरा तरीका भी है जो जिससे यहाँ से जो है ना जो यहाँ से दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से सिंपैथेटिक कनेक्शंस आते हैं थ्रू इनको क्या कहते हैं, सेक्रल स्प्लेक्टिक नर्व्स बोलते हैं इनको, सेक्रल स्प्लेक्टिक नर्व्स, ठीक है। दो तरीके हो गए, कौन से तरीके हो गए, एक थ्रू फ्रॉम सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस से, ये देखें ये लाइन आ रही है, ये जो तार है ना ये इसको हाइपोगैस्ट्रिक नर्व कहते हैं। ये देखें यहाँ पे इस तरफ देखें लिखा भी हुआ है, ये देखें यहाँ से हाइपोगैस्ट्रिक नर्व कहलाती है, ये देखें करीब से देखें
सो दिस वन इज़ फ्रॉम सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, ये आ रही है ऐसे ऐसे आगे हाइपोगैस्ट्रिक नर्व कहलाती है, आती है दोनों साइड्स के इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस पे, ठीक है। एक इस तरफ आ रही है, एक इस तरफ आ रही है, ठीक है ना। ये हो गया दूसरा तरीका। फिर ये हो गया बी, ये देखें दो लाइंस आ रही हैं, ये 2 लाइंस आ रही है कि ये क्या कहलाती हैं, सेक्रल स्प्लैंक्टिक नर्व्स कहलाती हैं, ठीक है। तो 2 तरीके से सिंपैथेटिक फ्लो आ रहा है इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस तक। अब देखते हैं इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस में पैरासिम्पैथेटिक फ्लो कहाँ से आता है। इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस में देखिए पैरासिम्पैथेटिक फ्लो सेक्रल नर्व रूट्स S2, 3, 4 से आता है। इनको पेल्विक स्प्लैंक्टिक नर्व्स भी कहते हैं इनको, ठीक है ना। पैरासिम्पैथेटिक फ्लो पेल्विक स्प्लैंक्टिक नर्व्स के ज़रिए आता है इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस में, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये हुआ सिम्पैथेटिक आ गया, पैरासिम्पैथेटिक आ गया। अब हमारा जो इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस है इसको पेल्विक प्लेक्सस भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये लेफ़्ट साइड और ये राइट साइड, ये क्या होते हैं, ये मिक्स्ड ऑटोनॉमिक नर्व्स होते हैं। यहाँ से इससे आगे मिक्स्ड ऑटोनॉमिक नर्व्स, ये पैरासिम्पैथेटिक थे अलग आ रहे थे, सिम्पैथेटिक अलग आ रहे थे थ्रू ए और थ्रू बी, सेक्रल स्प्लैंक्टिक नर्व्स, ठीक है ना। तो आ रहे थे। तो यही हमारा MCQ है, पता है MCQ का क्या था। MCQ था कि सिम्पैथेटिक फ्लो फ्रॉम टू ब्लैडर, ये वेजाइकल कैसे आता है। तो ये हमारा या तो ए के ज़रिए या हाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स के ज़रिए और सेक्रल स्प्लैंक्टिक नर्व्स, अगर दोनों मौजूद हैं MCQs में तो हम दोनों क्लिक करेंगे, नहीं तो एक क्लिक करेंगे हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, अब ये जाता है यहाँ से मिक्स्ड ऑटोनॉमिक नर्व्स निकलती हैं। मिक्स्ड ऑटोनॉमिक नर्व्स आके आती हैं कहाँ, ये देखिए प्रोस्टेट, ब्लैडर जिसको वेजाइकल PVVR, प्रोस्टेट, वेजाइकल, वेजाइना और R से रेक्टम, ठीक है। फिर उसके बाद सिग्माइड कोलोन और यूट्रस और कोलोन, ठीक है। सिग्माइड कोलोन यूट्रस, सिग्माइड कोलोन और यूट्रस, बस, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ से भी आती हैं इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस को, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक पुडेंटल नर्व निकलती है, ये हमारा MCQ से रिलेटेड नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। S2, S3, S4 सेक्रल नर्व रूट से ही पुडेंटल नर्व निकलती है। यही पुडेंटल नर्व जो है ना, पुडेंटल नर्व जो सप्लाई करती है, इंपॉर्टेंट सोमेटिक नर्व है, सप्लाइज रेक्टल एंड यूरिथ्रल स्फिंक्टर्स, ठीक है। तो पुडेंटल नर्व यहाँ से S2, 3, S4 इसकी रूट वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद देखें कि इसको थोड़ा सा ऊपर से देखते हैं दोबारा, ठीक है। तो ये देखें ऑन सिंपैथेटिक चेन ऑन बोथ साइड्स, ही मैं बताना भूल गया, सिंपैथेटिक चेन है ऑन बोथ साइड्स। यहाँ से फिर सिंपैथेटिक सप्लाई बी जो है, ठीक है, इसको बी को हम कहते हैं सेक्रल स्प्लैंक्टिक नर्व्स, ठीक है ना। ए हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, ठीक है। दोबारा उसके बाद देखें सिंपैथेटिक चेन है, आ रही है नीचे गैंग्लियन इम्पायर बन रहा है, ठीक है, दोनों साइड्स पे, ठीक है ना। और उसके बाद आ जाए यहाँ पे देखें, फिर यहाँ से मिक्स ऑटोनॉमिक नर्व्स ये सप्लाई करती हैं इन सब को। और क्या है, और देखें remember that there are two methods by which sympathetic supply is given to inferior hypogastric plexus. Number A, hypogastric nerves, ये मैं बताना चाह रहा था, hypogastric nerves on both sides, ठीक है। Number B, sacral splanchnic nerves, sacral splanchnic nerves, ठीक है, जो कि डायरेक्ट these are direct branches of sympathetic chains of both sides, ठीक है, डायरेक्ट branches of sympathetic chains of both sides, ठीक है ना। ये भी हो गया। और उसके बाद देखें इसको इस चीज़ को आपने सही तरीके से याद करना है कि इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस PVVR, प्रोस्टेट, वेजाइना, वेजाइकल मतलब ब्लैडर, R मतलब रेक्टम, ठीक है। उसके बाद SU सिग्माइड कोलोन और उसके बाद यूट्रस, ठीक है। इन सब को इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस की सप्लाई आती है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ मैं कंफर्म कर लूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने सिग्माइड कोलोन कर किया हुआ है ना, सिग्माइड कोलोन। इसका ये है कि हैंड गट कहते हैं इसको। हैंड गट कहाँ से शुरू होती है डिस्टल 1/3 ऑफ द कोलोन से रेक्टम तक, ठीक है, डिस्टल 1/3 ऑफ द कोलोन से रेक्टम तक हैंड गट है। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए हैंड गट जो है ना, हैंड गट इसको सप्लाई करती है आर्टरी, इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई पेल्विक पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वर्टिब्रल लेवल इनका L3 है। और ये होता क्या है, ये देखें डिस्टल 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन टू अपर पोर्शन ऑफ द रेक्टम, इसको हैंड गट कहते हैं, ठीक है ना। और ये लिखा हुआ है पेज नंबर 357, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट MCQ पढ़ते हैं
नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा कि कार्सिनोमा ऑफ द प्रोस्टेट इन्वॉल्व्स पोस्टीरियर लोब, ये तो हमें पता है, ठीक है। इसके बाद ट्रांजिशनल जोन इन्वॉल्व्स बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, मीडियन लोब इन्वॉल्व्स बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी रिगार्डिंग पोस्टीरियर प्रोस्टेट। आल्सो रिमेंबर दैट लार्जेस्ट लोब लेटरल लोब, अच्छा लार्जेस्ट जोन पेरिफेरल जोन, ठीक है। लार्जेस्ट लोब लेटरल लोब, लार्जेस्ट जोन पेरिफेरल जोन होता है इसका। अब देखते हैं थोड़ा सा प्रोस्टेट के बारे में। तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं लोब्स, फिर हम जोन्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखें सबसे पहले प्रोस्टेट की जो लोब्स हैं वो हैं हमारे पास, ठीक है ना, 639 पे। और ये देखिए लोब्स हमारे पास आ रहे हैं कि कौन कौन से। एंटीरियर लोब एक, ठीक है। उसके बाद पोस्टीरियर लोब दो, ठीक है, जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर होता है, ठीक है, पोस्टीरियर लोब। और उसके बाद मिडल लोब, ये देखिए बीच में मिडल लोब। और उसके बाद राइट लेटरल और लेफ़्ट लेटरल। टोटल जो है हमारे लोब्स इसमें 5 हैं, ठीक है ना। कौन कौन से देखें, क्योंकि लेटरल के 2 हैं, राइट लेटरल लेफ़्ट लेटरल। और लेटरल सबसे बड़ा लोब है, ये देखें ला 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 ला, ये देखें सबसे बड़ा लोब लेटरल, ला 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 लेटरल, लार्जेस्ट लेटरल, ठीक है। ये देखें नज़र भी आ रहा है ना। तो इसमें देखिए एंटीरियर, पहला एक एंटीरियर हो गया, दूसरा हो गया राइट लेटरल, तीसरा हो गया लेफ़्ट लेटरल, चौथा हो गया मिडल, पाँचवा हो गया पोस्टीरियर, ठीक है। तो इस तरह आपने याद रखने हैं। अब बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहाँ होता है? बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया अगर हम इधर देख लें इस फर्स्ट एड की उससे, तो देखें लेटरल लोब और मिडल लोब्स कहा गया है, ठीक है। पेरी यूरेथ्रल, यानी ये यूरेथ्रा है हमारा, ठीक है, ये यूरेथ्रा है। तो पेरी यूरेथ्रल हमारे कौन कौन से लोब्स हैं? मिडल लोब आ रहा है, और साइड में देखें ये लेटरल लोब आ रहा है। तो इसी जगह में क्या हो रहा है, BPH ज़्यादा होता है, इस जगह में कैंसर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसको देखें, इसको ट्रांजिशनल जोन भी बोलते हैं, पता है आपको। अच्छा, उसके बाद देखें इस जगह में देखें एंटीरियर का भी थोड़ा सा पार्ट आ रहा है, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा ये इसी को फॉलो करेंगे, लेटरल एंड मिडल लोब्स, ठीक है। लाजमी नहीं है कि इधर है तो फिर इसमें BPH हो सकता है, तो लेटरल एंड मिडल लोब्स को हम फॉलो करेंगे, लेटरल एंड मिडल लोब्स को। इस तस्वीर को आपने सही तरीके से देख लेना है, ज़हन नशीन करना है, ठीक है। तो कितने लोब्स हो गए? राइट लेटरल, लेफ़्ट लेटरल, पोस्टीरियर, एंटीरियर और मिडल, 5 हमारे लोब्स हो गए, ठीक है। और अब देखिए लोब्स तो हमारे क्लियर हो गए ना, लोब्स हमारे क्लियर हो गए। अब देखिए हम लोग जोन्स की तरफ जाते हैं। जोन्स के बारे में पहला पॉइंट ये है कि देखिए इन्होंने पोस्टीरियर लोब को पेरिफेरल जोन कहा है, ठीक है। ये देखिए पोस्टीरियर लोब को पेरिफेरल जोन, इसमें पेरिफेरल जोन आ सकता है पोस्टीरियर लोब पे, तो इसमें फिर कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पोस्टीरियर लोब पेरिफेरल जोन, ठीक है। यहाँ पे प्रोस्टेटिक एडिनोकार्सिनोमा ज़्यादा होता है ग्रेटर देन 50 ईयर्स में। अच्छा, उसके बाद ये देखें कि एक और पॉइंट मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे ग्रेटर देन 50 ईयर्स में प्रोस्टेटिक एडिनोकार्सिनोमा के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ग्रेटर देन 50 ईयर्स में BPH के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना, याद रखें। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें इन्होंने कहा है कि ट्रांजिशनल जोन में और मीडियन लोब में प्रोस्टेट का जो BPH होता है। तो मीडियन लोब मेरे ख्याल से इन्होंने इसी एरिया को मीडियन लोब का है, मिडल को और एंटीरियर को और लेटरल वाले हिस्से को मीडियन लोब का नाम दिया है, ठीक है ना। अगर मीडियन आए BPH के हिसाब से, लेटरल और मिडल ना हो, लेटरल और मिडल ना हो, मीडियन आए तो आपने मीडियन पे क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखें क्या होता है कि ये लार्जेस्ट लोब लेटरल लोब तो हो गया, लेकिन लार्जेस्ट जोन कौन सा है? पेरिफेरल जोन, ठीक है। पेरिफेरल जोन लार्जेस्ट जोन होता है इसका, ठीक है। अब देखें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। तो इस जगह में देखें कि जो इजेकुलेटरी डक्ट्स है ना, इजेकुलेटरी डक्ट्स ओपन हो रही हैं, हमारे वेसिकल से आ रहे हैं, ऐसे आके इजेकुलेटरी डक्ट्स ओपन हो रहे हैं, वीरो मोन्टानम में प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा पे ओपन हो रहे हैं। इस जगह को वीरो मोन्टानम कहते हैं, ठीक है। ये देखें, ये हमारी जगह हो गई वीरो मोन्टानम, ठीक है। इस पे इजेकुलेटरी डक्ट प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में ओपन हो रही है। अब ये देखें इस जगह में कि ट्रांजिशनल जो जोन है TZ, इसको बोलेंगे हम ट्रांजिशनल जोन। ट्रांजिशनल जोन सराउंड करता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा को, ठीक है। इसको देखें, ये फोकस करना पड़ेगा इसको यार, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा को ये सराउंड करता है, इसको ट्रांजिशनल जोन बोलते हैं, ठीक है।
इसी ट्रांजिशनल जोन में जो 50 इयर्स के बाद जो पेशेंट्स हैं उनमें ये इनलार्जमेंट होती है ट्रांजिशनल जोन में, और जिसकी वजह से बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हो सकती है, ठीक है ना। अब देखें जो सेंट्रल जोन है, सेंट्रल जोन जो है ना सराउंड करता है इजैकुलेटरी डक्ट को, सेंट्रल जोन इजैकुलेटरी डक्ट को सराउंड करता है और ये लाई करता है बिहाइंड द ट्रांजिशनल जोन, ठीक है। इसका रोल होता है बीपीएच में। और देखें अभी आगे, अभी देखें ये फिर पेरिफेरल जोन आ गया। पेरिफेरल जोन क्या है? पेरिफेरल जोन लेटरली और पोस्टीरियरली ऐसे कवर होता है, लेटरली और पोस्टीरियरली, ठीक है ना। तो ये पेरिफेरल जोन होता है। इसलिए पोस्टीरियर लोब जो मैंने आपको फर्स्ट एड में दिखाया था, पोस्टीरियर लोब की जगह में ब्रैकेट में पेरिफेरल जोन लिखा हुआ था, वो इसलिए था, ठीक है। लेटरली और पोस्टीरियरली होता है। ये होता है लार्जेस्ट जोन, ठीक है ना। लार्जेस्ट लोब कौन सा था? लेटरल लोब्स। और लार्जेस्ट जोन पेरिफेरल जोन, ठीक है ना। फिर देखें एक चीज़ होती है एंटीरियर फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा, एंटीरियर स्ट्रोमा, ठीक है ना। ये थिकंड एरिया होता है कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है ना। तो जो एंटीरियर स्ट्रोमा है वो सराउंड करता है बेस एंड मिड पोर्शन ऑफ द प्रोस्टेट ऑन द एंटीरियर साइड, ठीक है, एंटीरियर साइड पे, ठीक है। इसको इसीलिए इसको एंटीरियर स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है ना। पेरिफेरल जोन के बिल्कुल ऑपोजिट एंटीरियर स्ट्रोमा होता है, ठीक है। को एंटीरियर पार्ट बिल्कुल ही लाइन डाल के एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करने के बाद इसको बेस देखें टॉप पे है, ऊपर है, फिर मिड जोन, उसके बाद एपेक्स में इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है, बराबर हिस्सों में। आराम से क्यों है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिस्निया ड्यू टू इंक्रीज्ड इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स ड्यू टू हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में जो डिस्निया होता है ना पेशेंट को, वो इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, और वो ड्यू टू हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ग्लूकागॉन क्या करता है? इंक्रीज साइक्लिक एमपी इज ग्रेटर देन ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। यहाँ पे ग्लूकागॉन को थोड़ा देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ग्लूकागॉन क्या करता है कि रमज़ान में इफ्तारी के टाइम से पहले यानी असर ड्यूरिंग रोज़ा ग्लूकागॉन बढ़ता है, इसलिए रमज़ान ग्लूकागॉन, ठीक है। अब क्या है कि सोर्स क्या है? मेड बाय अल्फा सेल्स ऑफ द पेंक्रियास। ये मैंने आपको बताया था पहले भी, ये अल्फा सेल्स ऑफ द पेंक्रियास है ना, ये देखिए बाहर होते हैं, ये देखिए बाहर वाले सेल्स। बीटा सेल्स अंदर होते हैं, ठीक है, इन बीटा सेल्स इनसाइड, ठीक है। अल्फा सेल्स बाहर होते हैं और ये सिक्रेट करते हैं हमारा, क्या सिक्रेट करते हैं? ये ग्लूकागॉन, ठीक है। ग्लूकागॉन क्या करता है? देखो ग्लूकागॉन दो काम कराता है, दो लिसिस कराता है और दो जेनेसिस में क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस, नया ग्लूकोज बनाता है। अब रमज़ान के टाइम में रोज़े में ड्यूरिंग रोज़े में क्या करता है बेचारा? अंदर से नया ग्लूकोज देता रहता है हमें। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्या है? नया कीटोजेनेसिस कराता है, ठीक है, दो चीज़ें कराता है। उसके बाद दो जेनेसिस कराता है, दो लिसिस कराता है। कौन से? लिपोलिसिस और ग्लाइकोजेनोलिसिस, ठीक है, दो लिसिस, लिपोलिसिस और ग्लाइकोजेनोलिसिस, ये हो गया, यहाँ तक हो गया। और उसके बाद एलिवेट करता है, फिर क्या करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस करके एलिवेट क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल्स, ठीक है, और मेंटेन्स हेमियोस्टेसिस, ठीक है। व्हेन द ब्लड स्ट्रीम लेवल ब्लड ग्लूकोज लेवल्स आर टू लो, यानी फास्टिंग स्टेट में ये देखें ये ग्लूकागॉन हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू हाइपोग्लाइसीमिया, यानी फास्टिंग स्टेट हो तो ये ग्लूकागॉन सिक्रेट किया जाता है और इनहिबिट किया जाता है जब इंसुलिन इसको इनहिबिट करता है, और हाइपरग्लाइसीमिया हो तो ये इनहिबिट हो जाता है, और सोमेटोस्टेटिन इसको इनहिबिट करता है। सोमेटोस्टेटिन देखो ना, सोमेटोस्टेटिन ग्रोथ हार्मोन को भी इनहिबिट करता है और ग्लूकागॉन को भी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखिए सिग्नलिंग पाथवेज में से इन छः सिग्नलिंग पाथवेज में से CCI NRI देखो आई कौन? NRI, ठीक है। तो इसमें ये है कि साइक्लिक MP के थ्रू ग्लूकागॉन एक्ट करता है, ठीक है ना। ये देखिए साइक्लिक MP के थ्रू ये फ्लैट चैम्प्स हैं ये, ठीक है ना। फिर FSH LSH गोनाडोट्रोपिन्स और, ठीक है, ये सारे। उसके बाद देखिए हमारा जो क्वाड्रेट आर रेट लोब इज सप्लाइड बाय लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। राइट लोब इस यानी क्वाड्राइट लोब इज सप्लाइड बाय लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी, ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए एपिप्लोइक फोरामेन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एपिप्लोइक फोरामेन के बारे में डिटेल आपको पता लगनी चाहिए।